नमस्कार, मैं डॉक्टर पीएम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। आज द वर्ल्ड दिस वीक के इस प्रोग्राम में आपसे बात करूंगा देश और दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। साल 2026 का आगाज़ हो चुका है और इस समय की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं हमेशा की तरह हमारे फैकल्टी मेंबर अभिषेक सर। हमारे आज का जो विषय है वो सबसे ज़रूरी बात है यमन पर हमला और इसी के साथ साथ उसके क्या मायने हैं। दूसरा, ईरान में जिस तरीके से खामैनी के रेजीम के ख़िलाफ़ वहाँ की जनता सड़कों पर आ गई है, प्रोटेस्ट कर रही है, वजह क्या है। तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सोमालीलैंड को इज़राइल ने एक देश के रूप में, सॉवरेन कंट्री के रूप में मान्यता दे दी है। और चौथी बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था अब विश्व की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है। ये क्या महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिनका हमारे लिए, आपके लिए क्या महत्व है। सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम से लेकर के हम सब की ज़िंदगी में इसके क्या मायने हैं, जानेंगे अभिषेक सर के साथ। अभिषेक, ये जो यमन पर हमला हुआ, जी सर, एक उसके बंदरगाह पर, जी, उसमें यूएई और सऊदी अरब ये दोनों एक तरीके से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। और ईरान जैसा अभी तक, हाल के कुछ समय पहले तक अपने इस क्षेत्रीय शक्ति के रूप में बड़ा महत्वपूर्ण देश था, लेकिन जिस तरीके के हालात वहाँ पर हैं, इस समय अर्थव्यवस्था से लेकर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जिस तरीके का विद्रोह और विप्लव की स्थिति है, वहाँ की जो महिलाएं हैं जी जी वो हिजाब और नकाब उतार करके विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। बड़ा ज़बरदस्त विरोध हो रहा है, परेशान है। और ये सोमालीलैंड को इजराइल ने एक स्वतंत्र और संप्रभु देश के रूप में मान्यता दे दी है। और साथ ही हमारी एक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी अच्छी खबर 2026 में आ गई, शुरुआत में ही आ गई। तो ज़रा कुछ इसके बारे में बताएं। पहले तो यमन के बारे में थोड़ा बात करें। सर, 2025 में अगर कुछ जियोपॉलिटिकल इवेंट्स पर हम लोग नज़र डालें जी, तो वैसे तो 2025 जो है वो युद्ध का और संघर्ष का साल रहा। बिल्कुल। थाईलैंड, कंबोडिया, यूएस, रशिया और आपका यूक्रेन चल ही रहा था। एंड आते आते सऊदी ने यमन के एक पोर्ट पर अटैक किया। उसका, यमन का ये सदर्न पोर्ट है जहाँ पर ये हमला किया गया। और हमला किया गया यूएई के कुछ कार्गोस, कुछ शिपमेंट्स पर। अच्छा। क्योंकि सऊदी ने यूएई पर आरोप लगाया कि यूएई जो है वो यमन में वेपन्स जो है वो वहाँ पर सपोर्ट कर रहे, सप्लाई कर रहा है। अच्छा। यमन में जो सेपरेटिस्ट है। दरअसल अगर हम यमन की लोकेशन को देखें तो यमन सदर्न यमन हुआ करता था और पूरे मिडिल ईस्ट में ये एकमात्र ऐसा मुस्लिम कंट्री था जो कम्युनिस्ट था, कोल्ड वॉर के टाइम की बात करें। अगर रिसेंट पास में इसके हिस्ट्री को देखें, 2011 में यहाँ पे अपराइजिंग होती है। ठीक बात है। और अपराइजिंग के बाद जिस तरीके से यहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रही, ग्रेट अरब स्प्रिंग हुआ। हाँ सर, तो जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रही उसका फ़ायदा उठाया कुछ रेबल्स ने, जिसको आप हुथी रेबल्स कहते हैं। हुथी विद्रोहियों का समूह है। और कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग अमेरिका एंड ऑल, उन्होंने इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा है। बात है, बिल्कुल सही है। हुथी का कंट्रोल नॉर्थ के यमन पर है जी, और धीरे धीरे साउथ पे भी हो गया था। एडन तक आ गए थे ये, सना तो इनके अंडर है ही है, एडन तक आ गए थे। लेकिन बाद में फिर सऊदी और यूएई ने मिल करके हुथी के खिलाफ लड़ा और उनको एडन से भगाया, पुश किया। तो आप देखिए, जिस देश में दो मुस्लिम कंट्रीज, दो सुन्नी कंट्रीज एक थे, एलाई थे, आज उसी देश में ये दोनों दुश्मन बने हुए हैं, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट वहाँ पर कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, कॉन्फ्लिक्ट में है। अब इंटरेस्ट ये है कि जो सदर्न यमन है उसमें इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट है। अच्छा। लेकिन वो भी दो पार्ट में ब्रेक है सर। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक है प्रेसिडेंशियल काउंसिल, जिसको सऊदी सपोर्ट करता है, प्रेसिडेंशियल काउंसिल को, जो इस समय वहाँ पे है। और एक वहाँ पर है सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल। अच्छा अच्छा। तो ये जो सदर्न काउंसिल है इसको यूएई सपोर्ट करता है। ओहो। अब इसको इस शॉर्ट फॉर्म में एसटीसी कहते हैं जी। इस एसटीसी को ही वेपन सप्लाई करने का आरोप सऊदी ने यूएई पर लगाया।
हालांकि यूएई ने उसको रिजेक्ट किया है और यूएई ने फाइनली कहा कि हम अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन सर देखिए, ये दोनों कंट्रीज यमन में इस वजह से भी गए हुती के अगेंस्ट, क्योंकि हुती को ईरान का सपोर्ट है, तो और सऊदी अरेबिया जस्ट बॉर्डर है यमन का, तो सऊदी अरेबिया के ऊपर भी डोमिनो इफेक्ट हो सकता था। जाहिर सी बात है, बिल्कुल होता। तो सऊदी अरेबिया ने और यूएई ने मिल करके हुती के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अब वहां पर यह आरोप लगा कि यूएई जो है वो सेपरेटिस्ट ग्रुप को वेपन सप्लाई कर रहा, इसीलिए सऊदी ने एयर स्ट्राइक किया और यूएई के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया। तो फाइनली यूएई ने कहा कि नहीं, अब हम उसको विड्रॉ कर रहे हैं। हालांकि यूएई ने सारे आरोपों को रिजेक्ट किया जो सऊदी ने उसके ऊपर लगाया। तो यमन की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आगे चल के यमन भी आपको दो पार्ट में ब्रेक होता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये ईरान का क्या मसला चल रहा है? ईरान में तो सर इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद अगर आप देखें तो कई ऐसे रिवॉल्यूशंस वहाँ पर देखने को मिलते हैं 79 के बाद से। अभी हालात ये हैं कि ईरान इस समय अमेरिकन सैंक्शन, वेस्टर्न सैंक्शन के अगेंस्ट के प्रेशर में है, वहाँ पर उनसे जूझ रहा है तो ऑलरेडी भारी दबाव में है। प्रतिबंधों हाँ, तो कहने का मतलब सर ये है कि आप पब्लिक को अगर रेडिकलिज्म और एक्सट्रीमिज्म ही देंगे तो पब्लिक कब तक सहेगी? किसी भी चीज की सर जब अति हो जाती है तो उसके खिलाफ तो रिवोल्ट होता ही होता है। अति सर्वत्र वर्जयेत। बस, तो आप पब्लिक को खाली आप चरमपंथ सिखा रहे हैं, रेडिकलिज्म दे रहे हैं, ना नौकरी है, ना वहाँ के लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है, तो रोड पे तो पब्लिक आएगी ही आएगी। चाहे कोई भी विचारधारा हो, चाहे धार्मिक कट्टरपंथा हो सर, पंथी हो सर, चाहे कोई विचार आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज्म हो, बिल्कुल उसी का रिजल्ट जो है वो ईरान में समय देखने को मिल रहा, जहाँ लगता है कि जो वहाँ के हेड क्लरिक हैं खुमैनी, उनकी सत्ता जो है वो जाने वाली बहुत दिनों तक की है नहीं, वहाँ की सत्ता उनकी। तो पब्लिक आएगी रोड पर, ना उसके पास लिविंग स्टैंडर्ड है, ना उसके पास नौकरी है, महंगाई चरम पर है, महंगाई चरम पर है। और जो अभी लेटेस्ट डेटा आया उसमें है कि $1 में 14 लाख रियाल हो गया। बताइए जरा, तो रियाल की तो कीमत कुछ नहीं और एक तरीके से जो वहाँ बेसिक पब्लिक यूटिलिटीज हैं, जी हाँ, एजुकेशन है, जीवन स्तर है, इस पर बड़ा असर। बिल्कुल सर, और इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है वहाँ पर। लेकिन अभी भी ईरान का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अमेरिका को ही काउंटर करने पर लगा हुआ है कि अमेरिका ईरान से ओपन वॉर में तो जीत नहीं पा रहा, तो इसीलिए अमेरिका जो है वो इंटरनली डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और लेकिन ईरान को तो अपने अंदरूनी हालात खुद सुधारने चाहिए। बाकी ये है कि आप दूसरे पर ब्लेम गेम खेल सकते हैं। ब्लेम गेम, हाँ बस वही है। तो हालात ईरान के भी अच्छे नहीं है, इस तरीके से वहाँ पर रिवोल्ट हो गया। और सोमालीलैंड को जो इजराइल ने एक संप्रभु और स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये भी सर 2025 का बहुत मेजर मूव रहा, जिसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा जी। और 26 दिसंबर 2025 जी। ना गोली चली, ना कोई हथियार का इस्तेमाल हुआ, और इजराइल ने सबको चौंका दिया सोमालीलैंड को मान्यता देके। सोमालीलैंड स्ट्रेटेजिक मूव, बहुत स्ट्रेटेजिक मूव, और इसमें अमेरिका का भी इंटरेस्ट है, इसमें इंडिया का भी इंटरेस्ट है। और कोई बहुत सरप्राइजिंग नहीं होगा कि आगे चल करके इंडिया सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज कर दे, क्योंकि इंडिया के लिए भी सोमालीलैंड स्ट्रैटेजिकल लोकेशन पर है। जहां सोमालीलैंड है सर, ये नॉर्थ ऑफ सोमालिया है, और 91 से सोमालीलैंड पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप हमें रिकॉग्नाइज करिए सोमालीलैंड को। अब जाकर के इजराइल बिकेम द फर्स्ट नेशन टू रिकॉग्नाइज इट। सोमालीलैंड की अगर लोकेशन देखी जाए सर, तो गल्फ ऑफ एडन से शुरू होती है और रेड सी पर जाती है। ये पूरा रूट ट्रेड रूट है सर। ग्लोबल ट्रेड का 40% ट्रेड यहीं से होता है। 40% यहीं से रेड सी होते, स्विस कैनाल होते, मेडिटेरियन सी और पूरा यूरोप। अब आप देखिए, और सबसे डिस्टर्ब्ड एरिया भी यही है ट्रेड का जो रूट है, क्योंकि हुथी रेबल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए वो मर्चेंट शिप्स पर अटैक करते हैं, आए दिन अटैक करते हैं। दूसरा यहाँ पे पायरेट्स ऑफ सोमालिया पाए जाते हैं, वो भी आए दिन अटैक करते हैं। तो ऑटोमेटिकली इंडिया के लिए भी ये मूव बहुत इंपॉर्टेंट रहा कि उसका एक जो दोस्त है वो सोमालीलैंड में जाकर के अपना बेस एस्टैब्लिश करेगा, उसका फायदा भारत उठाएगा। बिल्कुल। इजराइल ने सोमालीलैंड को मान्यता देके 2 लोगों को काउंटर किया, एक टर्की को, एक चाइना को। टर्की का इन्वेस्टमेंट, टर्की का मिलिट्री बेस सोमालिया में है सर, और चाइना का जिबूती में। ठीक बात है। तो सोमालीलैंड को इजराइल ने रिकॉग्नाइज किया, और अभी 2025 में सर एक मीटिंग हुई थी जेरूसलम समिट, उसमें इजराइल,
ग्रीस और साइप्रस 3 कंट्रीज इस मीटिंग में थे और इजराइल ने टर्की को स्ट्रेट अवे वार्निंग दी थी कि फॉरगेट अबाउट दैट ड्रीम ऑफ ऑटोमन एम्पायर, कि जो आप ऑटोमन एम्पायर और खलीफा की बात कर रहे हैं अब ये नहीं हो पाएगा। तो टर्की इस समय इजराइल का मतलब एक बहुत बड़ा दुश्मन है। उसको काउंटर करने के लिए इजराइल को एक बेस चाहिए था, एक बहुत अच्छा दोस्त चाहिए था, वो उसको सोमालीलैंड के फॉर्म में मिला। तो एक तरह से तुर्की के जो अर्दवान हैं उनके लिए भी एक बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या। हाँ, तो और सोमालीलैंड इंडिया के लिए भी फायदेमंद होगा कि हम उस पूरे रूट को यूज़ कर पाएंगे, मोसाद वहाँ भी प्रेजेंस बनाएगा, इजराइल की टेक्नोलॉजी वहाँ रहेगी, तो हूती फ्री हो जाएगा। और हूतीस जो है वो इजराइल के अगेंस्ट लड़ते हैं। तो एक तीर से कई निशाने इजराइल ने लगाए हैं सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज करके। अमेरिका भी बहुत खुश है हालांकि मुस्लिम कंट्रीज इसका विरोध कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान भी है। तो पाकिस्तान को लगता है आज सोमालीलैंड हो गया रिकॉग्नाइज, कल बलूचिस्तान ना हो जाए कहीं हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये होना भी चाहिए अगर ऐसा हो तो जाए। इसलिए पाकिस्तान विरोध कर रहा है। हाँ। और हमारे देश भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आई। बहुत। इसका कितना सच है और कितना आपको लगता है कि ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में कारगर साबित होगा? नए साल में एक बहुत अच्छी खुशखबरी आई इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो सर अब IMF ने भी कह दिया ना। हाँ, IMF ने कह दिया दैट इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी और $4.51 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी इस समय हो गई है। जापान को पीछे छोड़ते हुए हम चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं। मोदी जी ने 5 ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर का कहा भी था। अब ये है हमारा लक्ष्य है जर्मनी को पीछे करना। तो प्राइम मिनिस्टर साहब एक मतलब कहीं बोल रहे थे तो उन्होंने ये बात बोली भी कि 4th बढ़ने का तो ठीक है, उतना ही दबाव अब है कि कितनी जल्दी 3rd लार्जेस्ट बनेंगे आप, क्योंकि 2047 तक इंडिया को डेवलप बनाना है। तो अब 3rd लार्जेस्ट मतलब ये हमें जर्मनी को पीछे करना है जिसकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन के आसपास है। तो अब ये प्रेशर इंडिया पर है। तो 4th तो अब है फिलहाल हम, IMF ने भी कह दिया है। तो ये खुशखबरी है, इससे हमारी GDP आगे बढ़ रही है, देश का फायदा होगा। प्लस आपकी एक इकोनॉमिकल जीवन स्तर पर इसका क्या असर पड़ेगा? सर GDP बढ़ेगी तो लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडस्ट्री सेक्टर है, उसका फ़ायदा, उसको ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट तो सर वहीं होगा ना। तो GDP के नंबर्स अगर बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को भी दिखेंगे, लोगों के लाइफ में भी उसका इम्पैक्ट आएगा। ये भी कह सकते हैं क्योंकि लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं, इसलिए GDP का साइज बढ़ा है। बिल्कुल। लेकिन सर एक बात ये भी है कि अब इस चीज़ में एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो 2026 में ये होगा कि हमें अमेरिका के टैरिफ को अभी भी डील करना है, कैसे डील करेंगे उसको। हाँ, क्योंकि अभी वो चल रहा है 50% का। हालांकि इंडिया और अमेरिका के कई ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमेट्स मिले थे 25 में कि एक ट्रेड डील साइन हो, बट डायलॉग्स चल रहा है। उसमें दरअसल सर इंडिया का ये कहना है अमेरिका से कि आप हमारा ये जो टैरिफ है 50% का, इसको कम करके 15% करिए, और जो आपने हमारे ऊपर टैरिफ लगा रखा है रशिया से ऑयल खरीदने का, इसको आप हटाइए। 25-25 लगाए ना, तो 25 को कम करिए, 15 लाइए, और 25 वाला जो आपने लगा रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, उसको आप एलिमिनेट करिए, कंप्लीटली जीरो करिए उसको। अब इसी में बात रुकी हुई है। तो अब कैसे इंडिया इससे ओवरकम करेगा, ये चैलेंज 26 में रहेगा इकोनॉमी के लिए। अब आने वाले दिनों में ही देखना पड़ेगा। तो इतना जरूर कहा जा सकता है कि बावजूद अमेरिकन टैरिफ के अगर भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी है तो ये एक बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। तो आपने देखा द वर्ल्ड दिस वीक, आज के इस हफ्ते की सुर्खियों पर हम लोगों ने बातचीत की। 2026 का आगाज़, शुरुआत हो चुकी है। आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सभी लोग खुशहाल हों, तरक्की करें और स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं द वर्ल्ड दिस वीक के अगले अंक में। तब तक देखते रहें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।